रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठना ऐ मुसाफिर, थक कर ना बैठना ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट्स में। मैं आज एक बेहद शानदार सा सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे और समझ ही रहे होंगे, मैं एक ज्योग्राफी का बेसिक चीज़ें है ना आपको बताने वाला हूं। और ये जो हमारा क्लासेस होगा वो अक्षांश और देशांतर से लेकर होगा। इस छोटा सा सेशन में आप अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, है ना। आप कई बार अक्षांश और देशांतर का नाम सुनते होंगे, कई बार आप चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाता है। खैर, अक्षांश और देशांतर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश को देखते हैं कि आखिर अक्षांश होता क्या है, अक्षांश का मतलब क्या है ना। तो हम लोग बना लेते हैं, हेडिंग हो गया हमारा क्या, अक्षांश हो गया, है ना, जिसको हम इन इंग्लिश क्या कह सकते हैं, लैटिट्यूड्स कह सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा अक्षांश। ये इस अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड नहीं होता है, अक्षांश का इंग्लिश लैटिट्यूड्स होता है ना। इसका मतलब क्या है भाई, तो हम लोग एक नंबर में जानने का कोशिश करेंगे कि अक्षांश कहते किसको हैं, है ना, परिभाषा। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने एक यहाँ पे फिगर बना रखा है और इसमें कई सारा लाइन है। ये मैं फिगर अर्थ का बनाया हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे कई सारा इस तरह का लाइन दिख रहा है आपको। ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस शेप में, है ना, बेसिकली ये शेप में इस तरह से बनाया इसलिए गया है कि ये 2D पिक्चर है, सॉरी ये 3D पिक्चर है पृथ्वी का, अर्थ का, जिसके वजह से ये ऐसा दिखाना पड़ रहा है ना। ये है ऐसा ही लाइन, लेकिन इक्वेटर पर इस तरह का दिखाया गया है। और ये जो लाइन है हमारा, ये थोड़ा तिरछा दिखाया गया है, जिससे कि आपको समझ आए कि राउंड में, जैसे ये हमारा अर्थ है तो राउंड में हम एक लाइन ऐसे अगर बनाएं तो फ्रंट से अगर उसको देखेंगे तो ये हल्का थोड़ा कर्व दिखेगा, जिसकी वजह से मैंने ये लाइन बना रखा है। तो कई सारा लाइन है, बहुत सारी लाइन है, मैंने कुछ लाइन को यहाँ पे लाया है जो इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो अगर पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया लाइन जो पृथ्वी पर होता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं, है ना। अक्षांश कहते किसको हैं, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो रेखाएं होगी, हाँ, वो क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। तो आप डेफिनेशन के तौर पे क्या कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, कैसी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाता है, हमारा अक्षांश कहलाता है। ये सारा लैटिट्यूड्स हो गए जो काल्पनिक रेखा होगा, है ना। और इसकी संख्या जो है अर्थ पर, इसकी संख्या जो है अर्थ पर जो होगा वो 180 है ना। 180 मतलब 180 लाइन्स हैं। ये जो अक्षांश मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह का जो लाइन है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में जो ड्रा किया हुआ है, उसकी टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होंगे, 180 होंगे। 180 जो है अक्षांश खींचा गया है पृथ्वी पर, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच का डिस्टेंस, नहीं, अक्षांशों के बीच का दूरी क्या है, अक्षांशों के बीच का, तो अक्षांशों की बीच की दूरी जो है हमारा वो है 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होता है ना। तो परिभाषा के तौर पे आप किसी को कैसे समझाएंगे या कहीं पे कैसे लिख पाएंगे, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाता है, जिसकी संख्या 180 होती है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होता है ना। अक्षांश से आखिर बेनिफिट्स क्या है हम लोगों को, अक्षांश से किस चीज की पता चलता है भाई, हाँ, तो अक्षांश से हमें जो जानकारी मिलता है ना, अक्षांश से जो हमें जानकारी मिलता है, ये जो जानकारी हमें मिलता है इससे
मौसम का जानकारी इससे मिलता है, मौसम या जलवायु की जानकारी इससे हमें मिलता है। नहीं, किससे? अक्षांश से जो है हमें इस चीज की जानकारी मिलता है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं इस पे। दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश, है ना, सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें देखो मैंने 5 दिखाया है आपको, है ना। ये 5 क्या है? ये 5 लैटिट्यूड्स जो है ना महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। तो इसमें जो 5 है हमारा, वो 1 नंबर में जो आता है ना, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इक्वेटर। यही है ना। इक्वेटर कहने का मतलब होता है विषुवत रेखा। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहेंगे, है ना। ये हमारा क्या कहलाता है? इक्वेटर। मतलब ये लाइन जो है पूरे पृथ्वी को 2 बराबर बराबर हिस्से में बांट देती है ना। तो विषुवत रेखा का डेफिनेशन हम लोग क्या देख सकते हैं कि पूरे पृथ्वी को, पूरे अर्थ को बराबर हिस्से में बांटने वाली जो लाइन है, रेखा है, जो पश्चिम से किधर की ओर जाती है? पूरब की ओर जाती है। ये 0 डिग्री का काल्पनिक रेखा है। कैसा है? 0 डिग्री का काल्पनिक रेखा। यहां पर जो एंगल बनता है ना, वो 0 डिग्री का बनता है। तो 0 डिग्री का एक काल्पनिक रेखा। विषुवत रेखा किसको कहते हैं? विषुवत रेखा जो है यह 0 डिग्री का काल्पनिक रेखा है ना, जो पूरे पृथ्वी को, पूरे अर्थ को 2 हिस्से में, कितना? 2 हिस्से में बांट देती है। पूरे पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटती है। हाँ? एक हिस्सा को हम लोग कहते हैं, ये ऊपर है। आप फिगर में कई बार देखे होंगे कि ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये हम लोग इन फिगर रखते हैं। कौन सा ध्रुव होगा? ये उत्तर साइड कहलाता है, नहीं? और इधर नीचे की ओर क्या कहलाएगा? दक्षिण। ये उत्तर मैंने इस फिगर के लिए लिखा है, ऐसा ना हो कि आप ये समझ रहे हो कि नीचे उत्तर हो। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इक्वेटर पूरे पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट दिया। तो एक जो हमारा हिस्सा होगा ऊपर वाला, उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, है ना। आप बने रहिए इस पूरे वीडियोस में और आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा, है। तो ये हमारा एक उत्तरी गोलार्ध हो गया। और नीचे का जो एरिया है, हमारा हिस्सा जो है, वो कहलाता है हमारा क्या? दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो ये उत्तर का हिस्सा हो गया और ये क्या हो गया? दक्षिण का हिस्सा हो गया। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये 0 डिग्री का काल्पनिक रेखा है ना। अब विषुवत रेखा में आपको बता दिए हम कि ये हो गया विषुवत रेखा जो है ना। इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर खींचा जाने वाला 0 डिग्री का काल्पनिक रेखा। कौन सा? 0 डिग्री का काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगा? विषुवत रेखा कहलाएगा। और यह रेखा पूरे पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट देती है। एक तो हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया, है ना। अब क्या इसमें है ना बात कि ये जो लाइन्स है, ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर, है ना, सूर्य की किरणें एकदम से सीधा पड़ता है, जिसके वजह से इस लाइन पर, है ना, इस लाइन पर दिन और रात का जो समय अवधि है वो बराबर होता है, टाइम बराबर होता है। यानी आपको पॉइंट वाइज याद रखना होगा कि विषुवत रेखा पर दिन और रात के जो समय होते हैं, दिन और रात के समय जो होते हैं, वो क्या होता है? बराबर। यानी कितने कितने घंटे का? 12-12 घंटे का होता है। मैंने आपको ध्यान रखना होगा कि विषुवत रेखा पर दिन और रात का जो टाइमिंग होता है वो बिल्कुल से क्या होता है? बराबर होता है ना। यह जो लाइन है विषुवत रेखा, यह सबसे बड़ा अक्षांश है। यह जो होगा क्या होगा? सबसे बड़ा अक्षांश है ये। क्यों भाई? क्योंकि सर्किल है तो आप जान ही रहे हैं डायमीटर का काम कर रहा है, तो डायमीटर सबसे बड़ा होगा तो ये सबसे बड़ा अक्षांश होगा, नहीं? यानी यह सबसे बड़ा वृत्त का इससे निर्माण हो सकता है। ये बातें आपको याद रखना होगा। तीसरा पॉइंट वाइज हम लोग अगर आगे देखें तो ये जो रेखा है ना, अफ्रीका महादेश में एक नदी है जिसको हम लोग कहते हैं कांगो नदी। कौन सा महादेश की बात कर रहे हैं हम लोग? अफ्रीका का, है ना। अफ्रीका महादेश में कौन सी नदी है? कांगो नदी जो है इस लाइन को 2 बार काटती है, 2 बार विभाजित करती है। यानी अफ्रीका महादेश में ये लाइन जो है पड़ जाती है ना, विषुवत रेखा। और वहां एक नदी है जिसका नाम कांगो नदी है, और कांगो नदी अगर फ्लो हो रही है तो इस नदी को 2 बार काट देती है ना।
और ये हो गया बात। तो ये अफ्रीका के बारे में मैंने आपको बता दिया। विषुवत रेखा के बारे में, इसका नाम जो है इक्वेटर इंग्लिश में, और विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य सागरीय रेखा भी कहते हैं। एक नाम और है जिसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागरीय रेखा, है ना। ये बातें हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे तो आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि इस रेखा का एक और बड़ा पहचान है। वो क्या है कि यहाँ पे सुबह से लेकर 12 बजे तक, सुबह से लेकर के 12 बजे तक, मॉर्निंग से सुबह से लेकर 12 बजे तक का जो रहता है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। इस समय उच्च तापमान होता है ना, उच्च तापमान होता है। सुबह से लेकर 12 बजे तक एकदम से हाई टेम्परेचर होगा, और जैसे ही 12 PM के बाद का टाइम आता है तब इस रेखा पे लगातार जो है संवहनीय वर्षा शुरू हो जाता है। कौन सा? संवहनीय वर्षा। ये देखिए वर्षा का कई टाइप्स है ना, हम आपको कभी बताएंगे कि संवहनीय वर्षा और कौन कौन सा वर्षा है, तो हम बता ही रहे। संवहनीय वर्षा का मतलब होता है मूसलाधार बारिश हो जाना कसके, है ना। तो ये संवहनीय वर्षा हो गया। तो भारत में भी अगर हम लोग बात करें अपने भारत का, तो भारत में भी संवहनीय वर्षा जो है सर्वाधिक होता है। ऐसे तो वर्षा संवहनीय वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, कई प्रकार का वर्षा है, जिसमें भारत में जो स्पेशलिस्ट वर्षा है ना, भारत में संवहनीय वर्षा जो है क्या होता है, संवहनीय वर्षा सर्वाधिक होता है ना। तो वर्षा के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो इतना एनफ है विषुवत रेखा के बारे में जानकारी ना। विषुवत रेखा के बारे में मैंने आपको कई सारा चीज बनाया कि 0 डिग्री पर ये झुका हुआ एक काल्पनिक रेखा है, और साथ ही साथ दिन और रात के समय का अवधि बराबर होता है। दो पृथ्वी को 2 हिस्से में बांट रहा है ना, पॉइंट वाइज नोट करते हैं। दूसरा जो हमारा रेखा है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, है ना, यह जो रेखा है दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले को, ऊपर वाले को कर्क रेखा कहते हैं। कौन सा? ये देखिए बड़ा ही मजेदार रेखा है, ये भी कर्क रेखा है ना। कर्क रेखा को हम लोग कह सकते हैं क्या, इन इंग्लिश क्या कह सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ये हो गया हमारा क्या, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा का डेफिनेशन आप कैसे देंगे, डेफिनेशन ये जरूरी होता है। तो पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। अगर इतना सारा पॉइंट देख लेंगे तो डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ एक काल्पनिक रेखा है। पहली पॉइंट मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा है ना। और ये कौन सा गोलार्ध में आएगा, ये कौन सा गोलार्ध में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर की दिशा में है। 23.5 डिग्री पर झुका हुआ काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि यह रेखा भारत से, है ना, भारत से गुजरती है, और वो भी भारत को बीचों बीच से, है ना, भारत को बीचों बीच से 2 हिस्से में, 2 बराबर हिस्से में बांटती हुई निकलती है। हाँ, तो ये इंडिया के लिए स्पेशलिस्ट हो गया कि कर्क रेखा जो है भारत को, है ना, 2 हिस्से में बांटते हुए गुजर जाती है ये कर्क रेखा। नहीं तो भारत में जब ये गुजरती है तो भारत के कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरती है ये जानना जरूरी होगा। तो कर्क रेखा भारत के लगभग, है ना, लगभग क्या या 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये, है ना। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा आता है कौन, गुजरात। गुजरात से होकर के ये गुजरती है, और गुजरात के जस्ट ये जो है राजस्थान में भी टच करती है, और ये जो लाइन है ये झारखंड को भी टच करती है ना, झारखंड को भी टच करेगा, छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा, पश्चिम बंगाल को भी टच करेगा, ये पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, और साथ ही साथ ये मिजोरम को भी टच करता है ना। ये मिजोरम, तो कितना राज्य हो गया हमारा, एक तो हमारा गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा पश्चिम बंगाल, छठा मिजोरम, और 7वां हो गया हमारा मध्य प्रदेश, है ना। 7 नंबर में जो राज्य आता है वो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मध्य प्रदेश हो गया। और एक है हमारा राज्य त्रिपुरा, है ना।
कोई और क्लासेज में मैं आपको बताऊंगा कि ये मध्य प्रदेश त्रिपुरा जो है कहाँ कहाँ पे इंडिया के मैप्स में है, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। तो भारत में 8 राज्यों से होकर ये गुजरता है, और वो कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। भारत के 8 अलग अलग राज्य से होकर ये गुजरती है, और कर्क रेखा भारत को 2 अलग अलग हिस्से में क्या कर देती है? बांट देती है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, मकर रेखा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हो गया हमारा कौन सा रेखा? मकर रेखा है। तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री पर ये भी झुका हुआ है। कर्क रेखा भी झुका हुआ है हमारा 23.5 डिग्री पे। ये वाला लाइन देखो बाबू, ये हमारा विषुवत रेखा है और ये हमारा कर्क रेखा है। अब मैं तुरंत नीचे आ गया, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ हमारा मकर रेखा है, इसकी नाम मकर रेखा और इसका नाम कर्क रेखा, और ये दोनों के दोनों 23.5 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ एक काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री के अक्षांश पे झुका हुआ है, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरने वाला ये रेखा है जो मकर रेखा है, जो 23.5 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ एक काल्पनिक रेखा है ना बात। अब हम बात करते हैं नंबर 4 रेखा की बात करेंगे, यानी इसका और इसका 5 महत्वपूर्ण रेखा है इसमें, है ना। तो हमारा जो इसमें आपको नोट में एक पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जिसमें विषुवत रेखा भी पड़ता है, मकर रेखा भी पड़ता है और कर्क रेखा भी पड़ता है। बड़ी सुंदर बात है कि अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है जहां पर विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती है। और एक पॉइंट और बता रहे हैं हम इसमें कि यूरोप ऐसा महादेश है जहां न तो विषुवत रेखा, न तो मकर रेखा, न तो कर्क रेखा, तीनों रेखा में से कोई भी रेखा जो है यूरोप महादेश से होकर नहीं गुजरता है। और अफ्रीका में विषुवत, मकर और कर्क तीनों रेखाएं जो है यहां से होकर गुजरती है। नंबर 4 की बात करते हैं हम। ये वाला जो रेखा आपको दिख रहा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं आर्कटिक, है ना। आर्कटिक रेखा कहते हैं ऊपर वाले को, या इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय रेखा। उत्तरी ध्रुवीय रेखा अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल कहते हैं इसको, आर्कटिक सर्किल कहेंगे, है ना। उत्तरी ध्रुवीय रेखा ये है। तो ये जो लाइन है 66.5 डिग्री के, है ना, 66.5 डिग्री पर झुका हुआ एक काल्पनिक रेखा है। आपको याद रखना होगा कौन सा? काल्पनिक रेखा है। इसमें ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, 66.5 डिग्री पर झुका हुआ एक काल्पनिक रेखा है। और दूसरा ये हो गया कि ये आर्कटिक महादेश में पड़ता है। कहाँ? आर्कटिक में, है ना। ये पड़ेगा आर्कटिक महादेश में, ये जो है लाइन जाता है, गुजरने वाला, वहां से जो है ये गुजरने वाला रेखा है। और 5वां जो हमारा लाइन आता है जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी, है ना, ये हो गया हमारा क्या? दक्षिणी ध्रुवीय रेखा। तो दक्षिणी ध्रुवीय रेखा क्या है भाई? इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में अंटार्कटिका, है ना। अंटार्कटिका हो गया, ये अंटार्कटिक सर्किल इसको कहते हैं। और ये भी लाइन जो है हमारा वो 66.5 डिग्री का एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? 66.5 डिग्री का एक काल्पनिक रेखा है ये, है ना। और ये कहाँ जाएगा? ये कौन सा महादेश में जाएगा? ये अंटार्कटिक, है ना, या अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक महादेश से, है ना, अंटार्कटिक महादेश से होकर के ये गुजरने वाला लाइन है। कौन? दक्षिणी ध्रुवीय रेखा, अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं इसको हम लोग, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा रेखा कौन सा नदी से, है ना, कौन सा नदी से पास करता है। जैसे मैं विषुवत रेखा के बारे में आपको बताया था कि अफ्रीका महादेश में एक नदी है जिसका नाम कांगो नदी है, और ये कांगो नदी इस रेखा को 2 बार काटती है ना। करते हैं जो कर्क रेखा के बारे में बता रहे हैं। कर्क रेखा मैंने बताया, उसका एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरने वाली रेखा है ये, है ना, जो 23.5 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ एक काल्पनिक रेखा है और जो उत्तरी गोलार्ध में है ना। और जो है कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है, मैंने नाम बताया ही। कर्क रेखा को, है ना, कर्क रेखा को माही नदी जो है,
माही नदी 2 बार कटती है। ध्यान रखना होगा आपको, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, है ना, और पूछता है कि कर्क रेखा जो है कौन सी नदी, कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, या 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो माही नदी है ना। और दूसरा इसका जो है सोन नदी, केन नदी, है ना, बेतवा नदी और चंबल नदी जो है, चंबल नदी, ये इस रेखा को 1 बार काटती है। माने इस रेखा को, कर्क रेखा को काटने वाली कई सारी नदियां हैं। माही नदी 2 बार काटती है, सोन, केन, बेतवा, चंबल इस नदी को जो है 1 बार काटती है। अब मैं बात करता हूं किसका, मकर रेखा का, है ना। तो मकर रेखा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरने वाला है, और ऑस्ट्रिया में एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, है ना। लिम्पोपो नदी जो है ना, लिम्पोपो नदी जो है इसको 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है इसको कितने बार काटती है, इस लाइन को, मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो ऑस्ट्रेलिया में ही है ना। तो ये मैंने बताया, उत्तरी ध्रुवीय रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय रेखा को रेखा पर जो है कोई भी नदी यहाँ से नहीं गुजरती है। अब इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में ये बात करने वाला हूँ कि यहाँ चलो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, है ना, और फिर आगे बताएंगे आपको। तो यहां से यहां का डिस्टेंस ये देखिए, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का, जैसे आप सुने होंगे ना कि शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, है ना। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ताप कटिबंध, ताप कटिबंध नाम रखा गया है उसका, है ना। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच की जो पूरी एरिया है हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, ये है हमारा उष्ण कटिबंध। और यहां से कर्क रेखा से लेकर के इन दोनों के बीच की एरिया क्या कहलाता है, इन दिनों के बीच की एरिया क्या कहलाता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या कहलाता है ना। और ये जो है हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।